नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को जिस तरह से धोया है, उनकी जिस तरह से बेइज्जती की है, मुझे नहीं लगता नीतीश कुमार के पूरे राजनीतिक जीवन में किसी ने उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी की हो। जब वो भाजपा के साथ थे तब आरजेडी के लोगों ने भी नहीं, लालू प्रसाद यादव के परिवार ने, या जब वो लालू प्रसाद यादव के परिवार के साथ चले गए तब भाजपा नेताओं ने भी इस तरह की टिप्पणियां, इस तरह का जो है सरकाज़म या इस तरह की बेइज्जती कह सकते हैं, किसी ने नहीं की। पहली बात, प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार ने उनके बारे में जो कहा उस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उम्र हो गई है, मतलब सठिया गए हैं। ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, मतलब यही था कि उम्र हो गई है, उसका असर दिखाई दे रहा है। देखिए, प्रशांत किशोर और जो कुछ कह रहे हो, ये आप कह सकते हैं कि वो पहले जेडीयू के साथ थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, उसके बाद मतभेद हुए, नीतीश कुमार से चले गए, तो इसलिए वो खुन्नस में बोल रहे हैं, नाराज़गी में बोल रहे हैं, चिढ़कर बोल रहे हैं, जिस तरह से नीतीश कुमार ने उनके खिलाफ टिप्पणी की उसकी वजह से बोल रहे हैं। लेकिन उन सब बातों को आप डिस्काउंट कर दीजिए और देखिए कि प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं उसमें से फैक्ट्स क्या है। बाकी उनकी ओपिनियन को निकाल दीजिए, केवल फैक्ट्स पर बात कीजिए। उन्होंने कहा कि 17 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद अगर उनको अब लगा है कि 10 लाख नौकरी दे सकते हैं और वो दे दें 10 लाख नौकरी, तो मैं उनको भगवान मान लूँगा। मतलब 17 साल जो मुख्यमंत्री रहा हो, सत्ता में रहा हो, वो अपने 17वें 18वें साल में आकर कहे कि वो 10 लाख नौकरियां दे सकता है, तो अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक क्यों नहीं दिया? दरअसल ये दबाव है तेजस्वी यादव का। आपको याद होगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने वादा किया था, अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि उनकी सरकार आई तो पहले कैबिनेट की बैठक में फैसला होगा 10 लाख नौकरियां देने का। उस समय नीतीश कुमार ने उनका मजाक उड़ाया था। अब जब वो फिर से महागठबंधन में शामिल हो गए हैं तो उन्होंने जो है उसी बात को दोहरा दिया जो तेजस्वी यादव बोल रहे थे। उनको भी मालूम है कि 17 साल में उन्होंने कितनी नौकरियां दी हैं, तो उनको पता है कि उनके बस का नहीं है, इसके बावजूद बोल रहे हैं। फिर प्रशांत किशोर के बारे में जो नीतीश कुमार ने कहा कि वो तो एबीसी भी उनको पता है कि बिहार में कितना काम किया है हमने 2005 से, तो प्रशांत किशोर ने कहा कि हम तो एबीसी नहीं जानते। लेकिन नीतीश कुमार अकेले पढ़े लिखे नेता हैं जो मेरे बारे में कह रहे हैं कि मैं एबीसी नहीं जानता बिहार के बारे में, और वो तो ए टू जेड जानते हैं। तो जब वो ए टू जेड जानते हैं तो जाकर उनको नीति आयोग को बताना चाहिए कि नीति आयोग क्यों कह रहा है बार बार साल दर साल कि बिहार सबसे पिछड़े राज्यों में से एक। तो उन्होंने अगर 17 साल में इतना काम किया है तो उनको जाके बताना चाहिए कि उन्होंने ये काम किया है। नीति आयोग क्यों ऐसा बोल रहा है? जब वो बीजेपी के साथ थे तब भी बोल रहा था और बीजेपी के साथ नहीं थे तब भी बोल रहा था। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार की जो विश्वसनीयता है, जो साख है, दो उनके यूएसपी है। जो एक यूएसपी था वो तो उन्होंने खुद ख़त्म कर दिया दो मुद्दों पर। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं उन पर कभी नहीं लगा। दूसरा, परिवारवाद नहीं किया उन्होंने। इन दोनों मुद्दों को उन्होंने अपने हाथ से ख़त्म कर दिया जैसे ही महागठबंधन में शामिल हुए, आरजेडी के साथ गए। लालू प्रसाद यादव के परिवार का हाथ थामा उन्होंने और ये दोनों मुद्दे उनके ख़त्म हो गए। लेकिन उसके अलावा एक उन्होंने मुद्दा बनाया अपनी सरकार के 2005 से 2010 के शासनकाल में जो काम किए, सुशासन बाबू का उनको जो तमगा मिला था, उस पर प्रहार प्रशांत किशोर का हो रहा है कि भाई 5 साल तो ठीक है, 17 साल में आपने क्या किया, बिहार में क्या बदला? अगर आज भी जंगल राज से तुलना हो रही है, और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने जो वाक्य बोला था कि जंगल राज कहाँ है, सब जनता का राज है, जब वो ये बात बोल रहे थे उसी समय, उसके कुछ घंटे में पटना शहर में ही 4 पुलिस वालों को जनता दौड़ा दौड़ा कर मार रही थी। तो यही है जनता राज नीतीश कुमार का। उसके अलावा एक वीडियो वायरल हो रहा है, बिहार के एक एसएसपी ने अपने मातहत 2 सब इंस्पेक्टर 2 एएसआई को हवालात में बंद कर दिया।
नॉन परफॉर्मेंस में अभी तक सुना है डिसिप्लिनरी एक्शन होता है, सस्पेंशन होता है, तमाम तरह के एक्शन होते हैं, लेकिन एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले को हवालात में बंद कर दे, ये केवल बिहार में हो सकता है, नीतीश कुमार के सुशासन में ही हो सकता है। तो जंगल राज की जो बातें कही जाती थी वो सब शुरू हो गया। दिन दहाड़े लूट, डकैती, अपहरण, ये सब कुछ शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार को अभी धीरे धीरे इस बात का एहसास होगा, और ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, उनको पता है कि ये आने वाला है, फिर भी उन्होंने ये रास्ता चुना। तो सवाल ये उठता है कि उन्होंने ये रास्ता क्यों चुना। मेरी नज़र में दो कारण समझ में आते हैं। एक, उनकी लगातार घटती लोकप्रियता से उनको समझ में आ गया है कि उनका आखिरी कार्यकाल है। उनको डर था बीजेपी में रहते हुए कि कभी भी उनकी पार्टी टूट सकती है। जिस तरह का उनका रवैया था, जिस तरह से वो सरकार चला रहे थे, उसको देखते हुए उनको लग रहा था कि कभी भी पार्टी टूट सकती है। ख़ास तौर से जो महाराष्ट्र में हुआ, उससे उनके मन में एक डर बैठ गया। और बहुत सारे मुद्दे थे, उनकी बात नहीं करूंगा, उनकी बात पहले कई अलग अलग वीडियो में कर चुका हूं, तो इसलिए उनकी बात नहीं करूंगा। दूसरा जो है, उनको दो तरह के शौक़ हैं, एक पाला बदलने का या पलटी मारने का, और दूसरा है अंधे कुएं में छलांग लगाने का। तो पाला बदलने का तो आपके सामने है और उसकी चर्चा भी हो रही है। किस तरह से 10 में मैंडेट मिला तो उसको जो है दगा देके वो 2013 में चले गए, निकल गए उस गठबंधन से। 2015 में मैंडेट मिला तो उसको दगा देके 17 में निकल गए। 2020 में मैंडेट मिला तो उसको दगा देकर 2022 में निकल गए। लेकिन अंधे कुएं में छलांग लगाने की भी उनकी आदत है, और ये मेरी नज़र में तीसरी और आखिरी छलांग। इसके बाद उनमें छलांग लगाने की न शक्ति बचेगी और ना ही उनकी राजनीतिक हैसियत बचेगी। पहली छलांग उन्होंने लगाई थी 1994 में, जब वो जनता दल से निकले थे लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़कर, और 1995 के विधानसभा चुनाव में CPI-ML से गठबंधन करके चुनाव लड़े, और दोनों को मिलाकर कुल 6 सीटें आई। उस समय तक बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था, बिहार और झारखंड एक ही राज्य थे 95 में। तो उस समय 6 सीटें मिली थीं गठबंधन को। ये नीतीश कुमार की अकेले की उपलब्धि है, यही उनकी राजनीतिक हैसियत है। बीजेपी की मति भ्रम हुई थी कि अपने नेताओं को बढ़ाने की बजाय नीतीश कुमार को गोद ले लिया तो गोद लिए बच्चे की जो है वो थोड़ी ज़्यादा देख रेख होती है। हमेशा जो माँ बाप गोद लेते हैं उनको ये चिंता रहती है कि लोग कहीं ये न कहें कि ये गोद लिया हुआ बच्चा है, इनका अपना नहीं है, इसलिए इसके साथ भेदभाव कर रहे हैं। तो वही नीतीश कुमार के साथ हुआ। अपने लोगों की उपेक्षा करके नीतीश कुमार को आगे बढ़ाया बीजेपी ने, जिसका खामियाजा आज भुगत रही है। बीजेपी के बिहार में आज जो हालत है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है, और कोई जिम्मेदार नहीं है। मैं इसके लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार नहीं मानता। तो बीजेपी ने जो कर्म किया, जो बोया, वो काट रही है। तो बीजेपी की तो बात मत कीजिए। अभी नीतीश कुमार की बात कर रहा था। पहली छलांग उन्होंने अंधे कुएं में लगाई 1994 में, और नतीजा देखा, उनको समझ में आ गया कि अकेले चलना मेरे लिए संभव नहीं है। तो उस समय जॉर्ज साहब भी पार्टी में थे, समता पार्टी थी, और जॉर्ज साहब के जो है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं अटल जी और अडवाणी जी से अच्छे संबंध थे। तो इसलिए 96 में उन्होंने समर्थन किया अटल जी की 13 दिन की सरकार का, और उसके बाद अलायंस हो गया। पता है आपको किस तरह से केंद्र सरकार में शामिल हुए, फिर बिहार में क्या हुआ। तो 1994 में पहली छलांग लगाई थी, लेकिन वो सब भूल गया नीतीश कुमार को 2013 आते आते, कि उन्होंने जब अंधे कुएं में छलांग लगाई तो उसका नतीजा क्या हुआ, कैसे औंधे मुँह गिरे थे। तो 2013 में फिर उससे उनके अंदर वो एक ऐसा लगता है कोई कीड़ा काटता है। तो वो इसको आप राजनीतिक रूप से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसको व्यक्तिगत रूप से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसको किसी सामाजिक आधार पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बहुत कठिन है। तो 2013 में उन्होंने फिर छलांग लगाई, और 2014 में अकेले चुनाव लड़े लोकसभा का, और 2 सीटें आई। 40 में 2 सीटें, ये नीतीश कुमार की लोकसभा चुनाव की उपलब्धि थी। अपने पूरे राजनीतिक जीवन में वो 2 ही बार
एक बार विधानसभा और एक बार लोकसभा का चुनाव अकेले लड़े हैं। विधानसभा के चुनाव में 6 सीटें, लोकसभा चुनाव में 2 सीटें। ये अकेले की उनकी हैसियत है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए राजनीतिक रूप से अकेले हो, अगर गठबंधन का साथ ना हो तो नीतीश कुमार की राजनीतिक रूप से कहाँ खड़े हैं। फिर उन्होंने अब इस बार 2022 में अंधे कुएं में छलांग लगाई, ये जानते हुए कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद, आरजेडी और भ्रष्टाचार परिवारवाद पर्यायवाची बन चुके हैं। लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार जो है, उसकी जो महत्वाकांक्षा है, उसका जो लालच है, वो पार्टी को किस स्थिति में ले आया है उनको मालूम है। तो तेजस्वी यादव कब जेल चले जाएंगे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तय करना है। उनके खिलाफ मामला है, चार्जशीट फाइल हो चुकी है उस मामले में, जो IRCTC का घोटाला, उसके अलावा तमाम घोटाले हैं। उनमें कभी भी तेजस्वी यादव जेल जा सकते हैं। उनके साथ जाने का मतलब था कि जंगल राज की वापसी, जिस जंगल राज से लड़ते रहे नीतीश कुमार, उस जंगल राज की वापसी का रास्ता उन्होंने प्रशस्त किया। तो ये सब खतरे जानते हुए भी नीतीश कुमार गए, क्योंकि वो अर्ज अंदर से जो है ना, वो कीड़ा काटने लगा कि फिर छलांग लगानी है। तो इस बार का जो अंधा कुआं है उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि जहां लौट लौट कर जाते थे वो रास्ता, मुझे लगता है अगर बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ सती होने का फैसला न किया हो तो बीजेपी फिर से उनको वापस नहीं लेने वाली, ऐसा मुझे लगता है। या कहना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन बीजेपी कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए भरोसा मत कीजिए कि अगर नीतीश कुमार फिर से आए तो बीजेपी नहीं लेगी। और दूसरी बात जो है, उनको समझ में आ रहा है कि उनकी लोकप्रियता लगातार घटती जा रही है। ये मुख्यमंत्री पद का की जो कुर्सी का जो फेविकोल है, जिसको प्रशांत किशोर ने कहा कि फेविकोल बनाने वाली कंपनी को नीतीश कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए। जिस तरह से वो कुर्सी पर चिपके हैं, उससे बड़ा उदाहरण चिपकने का और क्या हो सकता है। तो दूसरा, उनको समझ में आ रहा है कि उनकी लोकप्रियता घट रही है। कुर्सी पर बने रहने के कारण ये आवरण बना हुआ है कि वो सबसे लोकप्रिय हैं, सुशासन बाबू हैं, तमाम। आप देखिए कि 3 लगातार विधानसभा चुनाव देख लीजिए। 2010 में 82% स्ट्राइक रेट था जेडीयू का। 2015 में जब महागठबंधन में गए, मतलब और बड़ा सामाजिक आधार बना, तो उनका स्ट्राइक रेट घटकर 65% करीब आ गया। उसके बाद 2020 में बीजेपी के साथ लड़े तो उनका स्ट्राइक रेट 35% आ गया। तो लगातार बिहार की जनता नीतीश कुमार को रिजेक्ट कर रही है, लेकिन धीरे धीरे रिजेक्ट कर रही है। तो उसकी वजह से वो आवरण बना हुआ है। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ, जो प्रशांत किशोर ने एक भविष्यवाणी की है। प्रशांत किशोर के बारे में और कुछ भी कहें, लेकिन वो बिहार की राजनीति को, नीतीश कुमार की राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं, इतना तो कहा ही जा सकता है। उन्होंने कहा कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है और 2025 का विधानसभा चुनाव, इस समय जो राजनीतिक समीकरण है, जो गोलबंदी है राजनीतिक दलों की बिहार में, वो नहीं रहेगी। उनका ये जो महागठबंधन है, ये 2024 लोकसभा चुनाव तक नहीं टिकेगा। ये गठबंधन टूट जाएगा। क्या बनेगा, कौन किसके साथ जाएगा, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये तय है कि 2024 से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले ये गठबंधन टूट जाएगा। दूसरा, उन्होंने कहा 2025 में भी नए समीकरण बनेंगे, ये इसी स्वरूप में नहीं रहेगा। ये राजनीति जो दिखाई दे रही है, अभी तो जोड़ने से लगता है कागज़ पर सब कुछ कि भाई महागठबंधन में आप देखिए आरजेडी आ गई, जेडीयू आ गई, कांग्रेस आ गई, लेफ्ट पार्टीज आ गई, तो फिर कुछ बचा ही नहीं है। फिर जीत के अलावा तो और कोई बात ही नहीं हो सकती है। लेकिन ऐसा होता नहीं राजनीति में। बार बार जो मैं बात कहता हूँ और लोग भी कहते हैं कि अर्थमेटिक से ज़्यादा केमिस्ट्री काम करती है। यही अर्थमेटिक जोड़ रहे थे 2019 में लोग लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में, ये सपा बसपा आरएलडी मिल गए, अब तो बीजेपी साफ। ऐसा होता नहीं है। तो जो भविष्यवाणी कर रहे हैं प्रशांत किशोर कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये गठबंधन टूट जाएगा, उसका मुझे एक ही कारण समझ में आ रहा है। उस पर मैं हालांकि वीडियो बना चुका हूँ, मतलब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को सोच के बनाया था, लेकिन अब वो लगता है कि वो असलियत में बदल सकता है। लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है।
उनका किडनी ट्रांसप्लांट होने की संभावना है। हो सकता है सिंगापुर उसके लिए जाए। लालू प्रसाद यादव जल्दी से जल्दी तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का एक ही तरीका है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए। लालू प्रसाद यादव को राजनीति की जितनी समझ है, मुझे लगता है नीतीश कुमार को भी उतनी नहीं होगी। तो लालू प्रसाद यादव को मालूम है कि नीतीश कुमार कभी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले, दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। और नीतीश कुमार को जब तक कोई दूसरा पद मिलेगा नहीं, कुर्सी मिलेगी नहीं, ये कुर्सी छोड़ेंगे नहीं, तो उनसे ये कुर्सी छुड़ानी पड़ेगी। उसका एक ही तरीका है जो मैंने उस वीडियो में बताया था कि केवल 4-5 जेडीयू विधायकों को इस्तीफा दिलाना है और तेजस्वी की सरकार बन जाएगी। उसमें गणित बताया था, इसलिए दोहरा नहीं रहा हूँ। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि आरजेडी की ओर से इस बात की कोशिश होगी कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाए विधानसभा के इसी कार्यकाल में, और हो सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही। तो इस संभावना को पूरी तरह से नकार नहीं सकते। होगा नहीं होगा ये कोई जानता नहीं है, राजनीति में कब क्या मोड़ आ जाए किसी को पता नहीं, लेकिन इसकी संभावना बनी हुई है। तो प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी और मेरा ये आकलन या कहें अटकलबाजी, जो भी नाम देना चाहें, दोनों को देखते हुए मुझे लगता है कि इस बात की संभावना है कि नीतीश कुमार अपना आखिरी दांव चल चुके हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।